ईएमआरएस की जो परीक्षा होने वाली है उन सभी परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। ईएमआरएस जेएसए की बात करें या फिर हॉस्टल वार्डन की बात करें तो उसकी जो परीक्षा तिथि है वो है 17 दिसंबर को, और अकाउंटेंट्स की जो परीक्षा है वो है 24 दिसंबर को। तो इन परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आज हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे संधि और समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 50 प्रश्न होंगे इसमें, और संधि के सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद समास के। और ये एक सीक्वेंस में प्रश्नों को तैयार किया गया है जिससे आपको संधि और समास का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समझ में भी आएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं संधि और समास से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, क्योंकि संधि से शुरू होने वाले पहले प्रश्न है, तो यहाँ पर है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो बनने वाला विकार होता है उसे कहते हैं संधि, जबकि समास जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं समास। उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के आगे और पीछे जोड़ने वाले शब्दांश होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं, और ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं अगले प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 3 संधि कौन कौन सी होती हैं, जबकि आप बहुत सारी संधियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन संधि के जो प्रकार होते हैं वो सिर्फ होते हैं 3। इसका सही उत्तर होगा 3। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प संधि का प्रकार नहीं कहलाता है। तो पिछले प्रश्न में आपने देखा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3। और ये जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, पहला प्रकार होता है जैसे स्वर संधि, एक प्रकार होता है व्यंजन संधि, और अगला जो प्रकार है वो होता है विसर्ग संधि। यानी संधि सिर्फ 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सिर्फ स्वर, व्यंजन और विसर्ग ही इसके प्रकार हैं, जबकि पूछा गया है कि संधि का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा यण संधि, क्योंकि ये यण संधि संधि का प्रकार न होकर स्वर संधि का प्रकार होता है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये जो 3 प्रकार होते हैं संधियों के, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो व्यंजन संधि के कोई भी प्रकार आपको नहीं पढ़ने हैं, विसर्ग के भी कोई भाग नहीं पढ़ने हैं, जबकि स्वर संधि के 5 प्रकार आपको पढ़ने होते हैं। यानी स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 5। और ये 5 प्रकार की जो बात करें वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया यण संधि, और एक प्रकार यानी 5वां प्रकार हो गया अयादि संधि। ये संधि के भाग नहीं या प्रकार नहीं, ये स्वर संधि के प्रकार कहलाते हैं। इनको हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्वर संधि का कौन सा भाग नहीं है। तो अभी हमने बात किया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो यण संधि है इसका प्रकार, अयादि है, वृद्धि है, लेकिन इनमें से जो कोई नहीं है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये विकल्प जो है वो गलत है। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो स्वर और स्वर जब आपस में मिलते हैं, दो वर्ण, तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। इसका सही उत्तर होगा स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे। इसके बाद कवींद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए कि कवींद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कवींद्र जो है, जब भी आपको संधि का नाम बताना हो तो उस शब्द को आपको विच्छेद कर लेना है। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो शब्द आएगा कवि जमा इंद्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई और ई का मेल हो रहा है, जो कि दोनों ई मिलकर बड़ी ई में चेंज हो जाएंगे। तो जब ई और ई यानी एक जैसे या सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि। कवींद्र में दीर्घ संधि है।
इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है अन्वेषण में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब फिर से संधि का नाम पूछा है तो फिर से आपको इसको विच्छेद करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है। अन्वेषण जो शब्द है वो बना हुआ है अनु जमा एषण से। आप देख रहे हैं कि उ के साथ में ए मिल रहा है यानी विजातीय मिल रहा है और दोनों मिलकर व में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इस तरीके का मेल होता है, तब उसे कहते हैं यण संधि। तो अन्वेषण में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें कौन सा विकल्प है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो संयोग जो बनता है वो होता है सम जमा योग से। तो इसमें व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल रहा है तो ये संधि स्वर संधि का नहीं होगा उदाहरण। मनोहर मनह जमा हर, मनह जमा हर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। फिर नमस्कार जो है वो भी बनता है नमः जमा कार, लेकिन पवन जो है तो इन दोनों में आप विसर्ग देख सकते हैं और पवन जो है वो बनता है पो जमा अन से। तो यहाँ पर दोनों ही स्वर मिल रहे हैं ओ और आ, तो जब इस तरीके का मेल होता है तो उसे कहते हैं अयादी संधि। ये अयादी संधि का भी उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि पवन जो है वो किसका उदाहरण है तो वह अयादी संधि का होगा, और अयादी संधि स्वर संधि का एक भाग है। स्वर संधि का उदाहरण होगा पवन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि, गुण संधि में मात्राएं जो होती हैं वो एक एक होती है, इस तरीके से मात्रा आपको दिखेगी उन शब्दों में, लेकिन वृद्धि में एक एक मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, यानी ए और अ की मात्राएं आपको दिखेंगी वृद्धि संधि के उदाहरण में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की मात्रा है और यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ पर भी अ की मात्रा है, तो ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। लेकिन गुरु उपदेश जो है वो किस तरीके से बना है, गुरु जमा उपदेश से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उ और उ का मेल है, एक जैसे स्वरों का मेल हो रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, ना कि वृद्धि संधि का। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि जब सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। महर्षि जो है वो है गुण संधि का उदाहरण। देवेंद्र भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय यानी ये तीनों शब्द जो है वो गुण संधि के उदाहरण है। जबकि भानुदय यानी भानु जमा उदय, दोनों ही उ मिल रहे हैं और दोनों मिलकर क्या बन जा रहे हैं, बड़ा उ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस तरीके से भानुदय बनता है और यह जो शब्द है वो उदाहरण होगा दीर्घ संधि का। तो इसका सही उत्तर होगा भानुदय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र पो जमा इत्र करके बनता है, इसका विच्छेद अगर पूछा जाए तो पो जमा इत्र होगा, और इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो होते हैं अयादी संधि के उदाहरण। तो इसका उत्तर होगा अयादी संधि। इसके बाद है इत्यादि का सही संधि है, यानी इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। इति जमा आदि, इसका विच्छेद भी पूछा जा सकता है। इत्यादि का विच्छेद होगा इति जमा आदि, यानी ई के साथ में आ, दोनों मिलकर या में परिवर्तित होते हैं, और जब दो स्वर मिलकर या फिर वा या फिर रा में परिवर्तित होते हैं तो वहां पर होते हैं यण संधि। वहां पर क्या होती है, यण संधि होती है। तो इत्यादि किसका उदाहरण होगा, यण संधि। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जब विसर्ग के साथ में व्यंजन मिलता है, या कह सकते हैं विसर्ग और व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। विसर्ग के साथ में चाहे स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले, वो जो विकार होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसकी संधि भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर संकल्प का जो सही विच्छेद होता है वो होता है सम जमा कल्प, यानी माँ के नीचे हलंत लगेगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है पहले में सम जमा कल्प, लेकिन हलंत ना होने की वजह से ये गलत है। और जब इस तरीके से सम जमा कल्प है यानी व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल रहा है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अगर संकल्प पूछा जाए कि किस संधि का उदाहरण है तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब व्यंजन के साथ में स्वर मिलता है या व्यंजन और स्वर के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन मिलने से उसे कहते हैं व्यंजन संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है।
तो उज्ज्वल जो शब्द है वो बनता है उत जमा ज्वल से। अब ता व्यंजन है और आगे भी व्यंजन है, तो जब व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाता है, तो इसका उदाहरण होगा व्यंजन संधि का। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? यानी इन चार में से एक ऐसा उदाहरण है जो व्यंजन संधि का होगा। तो गणेश की बात करें तो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा गण जमा ईश। गण जमा ईश मिलकर बनता है गणेश, और ये संधि होगी गुण संधि। दिगंबर दिक जमा अंबर होगा, इस तरीके से दिक जमा अंबर दिगंबर। प्रातःकाल प्रातः जमा काल होगा, और पावन जो होता है वो पह जमा अन होता है, जो कि अयादि संधि का उदाहरण होता है। तो दिक जमा जो अंबर है वो यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प दिगंबर, जिसका विच्छेद होता है दिक जमा अंबर। अगला प्रश्न है, शिवालय में प्रयुक्त संधि का नाम है। शिवालय बनता है शिव जमा आलय। आ और आ का मेल है, और आ और आ का मेल जो होता है वो होता है दीर्घ संधि में, इसलिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र को भी विच्छेद करते हैं, और जब विच्छेद करेंगे तो वो होगा हरिह, यहाँ पर विसर्ग लगेगा, फिर है चंद। तो हरीश जमा चंद बराबर हरिश्चंद्र, और ये होगा विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, उसके साथ में चाहे व्यंजन मिले या फिर स्वर मिले वो होता है विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन यानी सत जमा जन। सज्जन होता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है दूसरा विकल्प। इसके बाद अगले प्रश्न को भी देखते हैं। हिमाचल में प्रयुक्त संधि का नाम है हिम जमा अचल। इसका विच्छेद क्या होगा? हिम जमा अचल, ये चा है यहाँ पर, तो हिम जमा अचल हिमाचल, तो ये दीर्घ संधि होगा। आ और आ का मेल है। इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग मनः जमा योग होता है, और ये संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। मनोयोग किसका उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का, और इसका विच्छेद होगा मनः जमा योग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महेश का सही संधि विच्छेद होता है महा जमा ईश, और संधि का नाम पूछा जाए तो ये है गुण संधि। गणेश, महेश, राजेश, रमेश ऐसे शब्द जो होते हैं वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्युपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो प्रत्युपकार जो है तो प्रति जमा उपकार बनेगा, ये इसका विच्छेद, और ई के साथ विजातीय वर्ण मिला है और दोनों मिलकर या बन गए हैं, तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार। तो ये जो ऐसा मेल होता है तो वो होता है यण संधि। यण संधि की पहचान ये भी होती है कि जब कोई आधा वर्ण हो और उससे जुड़ा हुआ यदि या, वा या फिर रा लिखा है तो ये यण संधि के उदाहरण होते हैं वो, और यहाँ पर आधा वर्ण है फिर उससे जुड़ा हुआ या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखो अगला प्रश्न जो है वो समास से संबंधित है, तो यहाँ पर अब आगे के जो प्रश्न होंगे वो समास से संबंधित होंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी समास से सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। इसके बाद अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास, एक हो गया द्वंद्व समास, और छठवां हो गया बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अव्ययीभाव पद है? यानी अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण है उसको पूछा गया है। तो अव्ययीभाव समास में वो शब्द आते हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण है वो है प्रतिदिन, क्योंकि अव्ययीभाव समास वो समास होते हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो प्रति से जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं जैसे प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययीभाव समास के शब्द होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो होगा वो होगा चरण कमल, और इसका विग्रह जो होगा वो होगा कमल रूपी चरण। यानी इसमें चरणों की तुलना की गई है कमल से, और जहां पर तुलना, समानता या फिर विशेषता बताई जाती है वो शब्द होते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। जबकि चक्रपाणी, श्वेतांबर बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, और माता पिता जो है वो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग किस समास में होता है? पहले प्रश्नों में हमने डिस्कस किया है कि उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो अव्ययी भाव समास में होता है, जबकि तत्पुरुष में कारक का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है और शब्द का यूज होता है, और बहुब्रीहि समास जो होते हैं वो देवी देवताओं के इसमें नाम होते हैं, यानी किसी विशेष का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, कारक का प्रयोग किस समास में होता है? तो कारक का प्रयोग तत्पुरुष में होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 6 प्रकार, यानी तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के कारक का प्रयोग किया जाता है। पहला और आखिरी यानी कर्ता और संबोधन जो होता है उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गजानन में कौन सा समास है? देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वो सभी शब्द जो आते हैं वो बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। उदाहरण, तो गजानन जानते हैं, गजानन कहते हैं गणेश को, यानी गणेश भगवान को यहाँ पर इसका नाम होता है, गणेश जी का नाम होता है, गजानन उन्हें ही कहते हैं। तो जब देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं तो वह होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध किस समास में होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो तो अव्ययी भाव समास में होता है। कारक का प्रयोग जो होता है वो तत्पुरुष में होता है, लेकिन विशेषण और विशेष्य का संबंध जो होगा वो कर्मधारय में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, इसको विग्रह करेंगे तो क्या है? देव और असुर, इस तरीके से इसका होगा, यानी दोनों अपोजिट हैं एक तरीके से, देव और असुर। और जब एक दूसरे के अपोजिट शब्द हों साथ में विग्रह करने पर और आता है तो वह जो उदाहरण होता है वो होता है द्वंद्व समास का, जहां पर विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वन गमन में कौन सा समास है? यानी वन को गमन यानी तत्पुरुष समास है। दुख सुख विलोम शब्द है, साथ में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो जब इस तरीके का मेल आपको दिखेगा और जब इसको हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? दुख और सुख। विग्रह करने पर यहाँ पर और शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे उदाहरण होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। आगे देखें, अगला प्रश्न है, धर्महीन किस समास का उदाहरण है? तो धर्महीन जो शब्द है वो होता है तत्पुरुष का उदाहरण होगा, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष अव्ययी भाव समास है विकल्प में, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष है। तो अब कौन सा तत्पुरुष होगा? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि तत्पुरुष में कारक का प्रयोग होता है, यानी कारक चिन्ह आते हैं आपके सामने जब विग्रह करते हैं शब्दों को, तो जो चिन्ह लगेगा यानी जो कारक चिन्ह आएगा वही तत्पुरुष कहलाएगा। तो धर्महीन को जब हम विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होता है धर्म से हीन। से कारक चिन्ह आया है और से कारक चिन्ह जो है वो अपादान में आता है और करण में भी आता है। तो बताइए अपादान होगा या करण होगा? तो जैसे कारक में आप पढ़ते हैं कि जहां पर अलग होने का भाव होता है तो वहां पर अपादान होता है, तो ये धर्म से हीन है यानी अलग है, दूर है, इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, यानी ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा धर्महीन। अगर यहीं पर शब्द होता धर्मयुक्त तो वो फिर करण तत्पुरुष हो जाता। तो इस तरीके से उत्तर होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है शताब्दी। शताब्दी अर्थात शत, शत का मतलब क्या होता है? 100, और जहां पर पहला पद यदि कोई संख्या है, कोई गिनती है और वो किसी चीज का समूह है या समाहार है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं द्विगु समास के उदाहरण। तो इसका विकल्प हो जाएगा द्विगु समास। शताब्दी, दशक, ऐसे शब्द जो होते हैं जिसमें नंबर आता है कोई, वो होते हैं द्विगु समास के उदाहरण। आगे है रातों रात, यानी रात ही रात में, इसका विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। तो ऐसे शब्द यानी एक ही शब्द जब दोबारा से आता है, एक ही तरीके के रिपीट होते हैं, तो वो शब्द होते हैं
अव्ययीभाव समास के उदाहरण, चाहे वो रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, इस तरीके के शब्द जो होंगे अव्ययीभाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। सप्तर्षि यानी सप्त, सप्त का मतलब यहाँ पर सात है, सात एक गिनती है, पहला पद गिनती है, सात ऋषियों का समूह सप्तर्षि, इसका विग्रह क्या होगा, सात ऋषियों का समूह, तो इसे कहते हैं। तो जब इस तरीके से विग्रह हो रहा है, समूह आ रहा है विग्रह करने पर और पहला पद जो है वो गिनती है, तो ऐसा द्विगु समास में देखने को मिलता है। तो द्विगु समास का उदाहरण होगा सप्तर्षि। आगे है राजमहल यानी राजा का महल। अब यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया है और कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, ये इसका विग्रह कैसे पूछा जा सकता है, शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। और यथा एक तरीके से उपसर्ग है और उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो अव्ययीभाव समास में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, यथाशक्ति, यथामति। अगला प्रश्न है सिर दर्द में कौन सा समास है। तो समास जब भी पूछा जाएगा तो आप एक बार विग्रह करेंगे उसका। सिर दर्द का विग्रह जो होता है वो होता है सिर में दर्द। अब में कारक चिन्ह आ गया है और में कारक चिन्ह जानते हैं अधिकरण में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद अगला प्रश्न है किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पहला को प्रथम पद और दूसरे को हम कहते हैं उत्तर पद, लेकिन अगर दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा अर्थ आता है सामने या तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो होते हैं उदाहरण बहुब्रीहि समास के। तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। इसके बाद नील गगन शब्द में समास पहचानिए। नील गगन यानी नीला गगन, नीला पीला काला गोरा यानी रंगों के नाम होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं और विशेषण का जहां पर प्रयोग होता है वो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो नील गगन मतलब नीले रंग का आकाश या गगन, उस गगन की विशेषता बताई गई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे है आमरण में कौन सा समास है। तो मरण में, मरण शब्द में आ उपसर्ग लगाकर ये शब्द बनाया गया है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है अव्ययीभाव समास में। तो आमरण, आपाद मस्तक, आ जन्म, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भरपेट शब्द में समास छांटिए। तो भरपेट, भरसक, भरमन ऐसे शब्द भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। और भरपेट का विग्रह पूछा जाए तो ये होगा पेट भर कर। इसके बाद अगला समास है एक दंत। अब आपने अगर पूजा किया है, आपने ये आरती सुनी होगी गणेश जी की, तो उसमें कहते हैं एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। तो एक दंत किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसका पर्यायवाची होता है, ये भी होता है गणेश जी का। तो जब भी गणेश जी यानी किसी देवी देवताओं के पर्यायवाची होंगे तो वो होंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। इसके बाद पंचपात्र, पंच यानी पांच, गिनती आ गई यहाँ पर, और पात्र है बर्तन, पांच बर्तनों का समूह यानी पंचपात्र। और जहां पर पहला पद कोई गिनती हो, संख्या हो, तो वो उदाहरण होते हैं द्विगु समास के। और लास्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा और खोटा एक दूसरे के अपोजिट है, योजक चिन्ह है, विग्रह करने पर और भी आ रहा है, तो इस प्रकार का जो मेल होगा वो होगा द्वंद्व समास में। जब भी अपोजिट होंगे यानी विलोम शब्द होंगे, योजक चिन्ह लगा होगा या फिर विग्रह करने पर वहां पर और शब्द का प्रयोग हो, तो वो होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। तो इस वीडियो में हमने संधि और समास के यानी संधि के लगभग 25 प्रश्न और समास के 25 प्रश्न यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इस प्रकार से प्रश्नों को रखा गया है ताकि आप सिर्फ शब्दों को नहीं, संधि क्या है, समास क्या है, उसके भी उत्तर समझ सके, जो एग्जाम में आते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप बार बार देखिए, जिससे आपको संधि और समास से यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर हर प्रश्नों में एक्सप्लेन भी किया गया है, आपको वर्णन किया गया है दूसरे विकल्प का, तो उसको भी साथ में ध्यान से सुनिए। अगर वहां पर कहीं लिखने की जरूरत पड़ रही तो आप लिख लीजिए उसको और उसे आप बार बार देखिए, जिससे आप संधि और समास के प्रश्नों को आराम से बहुत सरल तरीके से हल कर पाएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगे ये प्रश्न, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, जिससे हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए।
और यदि आप ईएमआरएस की किसी भी परीक्षा की तैयारी यानी चाहे वो जेएसए की परीक्षा की तैयारी हो, अकाउंटेंट्स की हो या हॉस्टल वार्डन की हो, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी से जुड़ सकते हैं। आई एग्जाम बी में जुड़ने पर आप लोगों को बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, स्टडी नोट्स दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, वीडियोस, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं जिससे आप अभ्यास करके आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यदि इस कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028।